नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं 3 रचनाएँ और उन 3 रचनाओं की हम करेंगे साथ-साथ ही प्रश्नोत्तरी। तो भाई आज की क्लास कैसी लगती है? कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इससे पहले वाली क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अच्छा, गद्य वाली सभी विधाएँ कंप्लीट करवाई जा चुके हैं, कविताएँ आप लोग पढ़ चुके हैं। काफ़ी सारी विधाएँ जो अभी बची हुई हैं, गद्य की कुछ विधाएँ पूरी हो चुकी हैं। जो विधाएँ अभी-अभी बची हुई हैं, उन्हें कोशिश करेंगे इसी हिसाब से थोड़ा-थोड़ा करके हम कंप्लीट करें। आज हम पढ़ेंगे 3 रचनाओं का, कोशिश रहेगी कि कम से कम 3 रचनाओं को पूरा करें। जो पीछे रचनाएँ बची हुई हैं, उन्हें हम आगे जाकर समेट लेंगे, ठीक है? तो आज हमारी 3 रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? आपका सबसे पहले तो विदाई संभाषण, उसके बाद आपका गलता लोहा, फिर रजनी। विदाई संभाषण किसका? बाल मुकुंद गुप्त जी का। उसके बाद रजनी आप लोगों ने पढ़ी थी ना, रजनी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी भी थी। तो भाई रजनी मनु भंडारी की और गलता लोहा शेखर जोशी की। तीनों ही रचनाओं की थोड़ी बहुत व्याख्या सी पढ़ेंगे, सारांश उनका अच्छे से समझेंगे। उसके बाद उन तीनों रचनाओं से जुड़ी हुई करेंगे प्रश्नोत्तरी, ताकि जो पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। जो चीज़ें भाई यहाँ पे भी डाउटफुल लगती हैं, ज़रूर बताते रहेंगे कि कहाँ-कहाँ डाउट हो रहा है, तो भाई उन्हें क्लियर करते हुए चलें। चलें, अब सबसे पहले शुरू करते हैं विदाई संभाषण के साथ। अगर चाहे तो थोड़ा-सा आप लोगों को डिटेल बता दिया जाए कि भाई विदाई संभाषण में आप लोगों को क्या पढ़ने की ज़रूरत है या विदाई संभाषण को कैसे समझें। आप लोगों को याद है विदाई संभाषण वाले बाल मुकुंद जी वो किसकी बात करते हैं? विदाई संभाषण सबसे पहले अंग किसका है? शिव शंभू के चिट्ठे का अंग है। अब शिव शंभू के चिट्ठे क्या था इसमें? तो शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंधों में क्या बताया गया था? कहानी नहीं है, कविता नहीं है, भाई ये है आपके निबंध का रूप। बताया क्या चाह रहा था यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके लेखक बताने की कोशिश करते हैं कि लॉर्ड कर्जन के यहाँ पर वायसराय बनने के बाद क्या कुछ हुआ। उसके बाद इन चीज़ों को बताते हैं, सीधे-सीधे नहीं कि हाँ ठीक है लॉर्ड कर्जन जी आए, वायसराय बने, ऐसा-ऐसा हुआ। उनके लॉर्ड कर्जन के वायसराय बनने का भारतीय जनता पर क्या-क्या असर पड़ा, इसे वो व्यंग्य करके धीरे-धीरे बताते हैं। जैसे होता नहीं कि धीरे-धीरे धागा खोला जाता है, वैसे-वैसे एक-एक परत करके वो उकेरते हैं कि भाई लॉर्ड कर्जन जी पहले आए, भारतीयों को या हमारे देशवासियों को बड़ी उम्मीद थी कि हाँ ठीक है, ये भगवान का रूप है, आएंगे, हिंदुस्तान पर शासन करेंगे, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम करेंगे। शुरुआत में लगा भी ऐसा था कि हाँ ठीक है, ये जितने काम कर रहे हैं बड़ी अच्छी गति से काम कर रहे हैं, भारत की खूब प्रगति होने वाली है। लेकिन धीरे-धीरे भारतीयों का ये जो सपना था ये चकनाचूर हुआ कैसे? पता चलने लगता है कि जो भी वो तरक्की वाला काम करवा रहे हैं, वो भारतवासियों के लिए नहीं है, देशवासियों के लिए थोड़ी है। वो तो अपनी सरकार के फायदे के लिए काम करवा रहे हैं, जो भी काम करवा रहे हैं। उसके बाद इतनी ज़्यादा नीतियाँ बनाते हैं, ऐसी-ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जिसका भारतीय जनता पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। अब बात क्या आती है? 2 बार वायसराय बने, अब तीसरी बार वायसराय नहीं बने, तीसरी बार उनकी विदाई वाली बात है। यही विदाई संभाषण, किसकी विदाई का संभाषण है? उन्हीं लॉर्ड कर्जन के। अब उन लॉर्ड कर्जन को सीधे-सीधे कर्जन साहब कहा गया और छुपे-छुपे क्या कहा गया है? शिव शंभू। अब इन्हीं शिव शंभू के चिट्ठी के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही शिव शंभू क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई लॉर्ड कर्जन ने क्या-क्या चीज़ें की थी। बीच-बीच में आपको अच्छे खासे उदाहरण भी मिलेंगे। वो गाय वाला उदाहरण क्या था कि भाई 2 गाय रहती हैं। एक गाय क्या है? मारने वाली गाय है, दूसरी गाय सहनशील सी गाय है। दोनों गाय साथ-साथ रहती हैं। अब क्या होता है? अब भाई सहनशील वाली गाय को जो मारने वाली गाय है रोज़ मारती रहती है। एक दिन क्या होता है? भाई कोई आता है, जो गाय का मालिक था वो आता है और उस मारने वाली गाय को बेच देता है। अब जो सहनशील सी गाय थी ना, थोड़े समय बाद वो मिस करने लगती है उस गाय को जो मारती थी उसे। अब क्या ऐसा होना उचित है? भाई ऐसा होता है, कहाँ हुआ था? भारतीय जनता के साथ हुआ था। भारतीय जनता यही तो कह रही है कि हाँ लॉर्ड कर्जन साहब आप जा रहे हैं, हमें बड़ा बुरा लग रहा है, हम एकदम परेशान हैं आपके जाने को लेकर, हम बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? आप तो हमें मारा पीटा करते थे उस मारने वाली गाय जैसा, लेकिन क्योंकि अब आप जा रहे हैं तो ये बिछड़ने का जो गम है ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरी जो आपकी पूरा जो ये आपका गद्य है इसका सार यही है। अब थोड़ा-सा सारांश पढ़ेंगे और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रश्नोत्तरी। विदाई संभाषण से जुड़े हुए, फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गलता लोहा, तो भाई बने रहें साथ-साथ। विदाई संभाषण, क्या ज़रूरी है सबसे पहले देखना, जो महत्वपूर्ण से पॉइंट है वहाँ पर रेखांकित किया जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो उन्हें लिख लीजिएगा। विदाई संभाषण पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? विदाई संभाषण। लेखक बाल मुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। अब ये है थोड़ा-सा महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, कि कहाँ से लिया गया है विदाई संभाषण? शिव शंभू के चिट्ठे से। काफ़ी बड़ी रचना है, ये चिट्ठा जो है बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। यह पाठ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय तो किस पर आधारित है? लॉर्ड कर्जन पर।
लॉर्ड कर्जन के समय भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत से कार्य हुए। बताया था ना, विकास तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ था? लेकिन इन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना और देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में प्रयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। उसने प्रेस तक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको याद है ना, प्रेमचंद की सोजे वतन जब्त हुई थी। क्यों जब्त हुई थी? इन्हीं कारणों की वजह से। बंगाल विभाजन भी किसकी जिद थी? उन्हीं की ही जिद का परिणाम था। पाठ में लेखक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के अंत होने पर अत्यंत खेद प्रकट करते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कर्जन के शासनकाल का अंत हो जाएगा। लेखक के अनुसार किसी से बिछड़ने का समय बड़ा ही करुणोत्पादक होता है। एकदम यही शब्द प्रयोग किया है किसने? आपके शिव शंभू जी ने भी। कहां पर? निबंध में, कि करुणोत्पादक समय है ये किससे बिछड़ने का? लॉर्ड कर्जन से बिछड़ने का। लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार से संपन्न न थे। 2 बार वायसराय बने थे। वे चाहते थे कि कर्जन वापस ना आए। जब दूसरी बार वायसराय बनते हैं तो कहाँ आकर उतरते हैं? बंबई आकर उतरते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। परंतु ऐसा ना हुआ। कर्जन दूसरी बार वायसराय बनकर वापस आए और भारत की सुख समृद्धि वापस लाने का वायदा किया। तो सबको उनका नाटक समझ में आ गया। अब भाई कोई आता है, एक बार 5 साल शासन करता है और कहता है हम पूरे भारत की सुख समृद्धि लौटा देंगे। फिर अगले 5 साल आकर, क्योंकि उस 5 साल में तो कुछ काम नहीं किया, अब इलेक्शन आया वापस, अगर वो नेता यही बात करता है तो भारतवासियों को कुछ तो समझ आएगा ना कि पिछले 5 साल तो आपने कुछ नहीं किया, अगले 5 साल आप कुछ अच्छा कैसे कर देंगे। यही दिक्कत थी उन वायसराय साहब की भी। किसकी? लॉर्ड कर्जन की। उससे देशवासी दुखी हो गए। देशवासी किससे दुखी हो गए हैं? लॉर्ड कर्जन से। देशवासी चाहते थे कि कर्जन जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। पर अब बात क्या होती है? आज कर्जन के जाने से सभी दुखी हैं। इससे पता चलता है कि किसी के भी बिछड़ने का समय कितना दुखदाई होता है, कितना पवित्र, कितना निर्मल, कितना कोमल होता है। ये थोड़ी महत्वपूर्ण सी पंक्तियां हैं। जिस देश में पशु पक्षी एक दूसरे से बिछड़ कर दुखी होते हैं, उस देश में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं दुखी होते हैं उस देश में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मनुष्यों की क्या दशा होगी। अब बालमुकुंद जी अर्थात लेखक आगे बताते हैं कि इस देश में जितने भी शासक आए, एक न एक दिन उनको जाना ही पड़ा। इससे कर्जन का देश से जाना भी परंपरा ही था। कर्जन ने बंबई में उतरकर कहा था कि यहाँ से जाते समय भारत को ऐसा कर कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले शासकों को कई वर्षों तक कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वे कई वर्षों तक चैन की नींद सोते रहेंगे। मगर बात उल्टी साबित हुई और कर्जन जाते जाते इतनी अशांति फैला चुके थे कि आने वाले शासक कई वर्षों तक सो नहीं पाएंगे। कर्जन ने अपने आराम के लिए भारतवासियों को इतना परेशान किया है कि यहाँ के लोग कभी खुश होकर ना रह सकेंगे। इसका लोगों के मन में अत्यंत दुख व्याप्त है। आगे लेखक कहते हैं कि इस देश में कर्जन की जितनी शान थी जाते वक्त उतनी ही समाप्त हो गई। कर्जन की इस देश में जितनी शान थी, उनकी और उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की बनी थी और उनके भाई और भाभी की कुर्सी चांदी की बनी थी। ये जो सोने की कुर्सी और चांदी की कुर्सी की बात हो रही है ना, ये कब की बात है? आपको याद है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतेंदु का लिखा हुआ दिल्ली दरबार दर्पण, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। दिल्ली दरबार लगाया जाता था कब? वही 1900 के आसपास। 2 बार दरबार लगा था जितना हमें याद आ रहा है। दोनों बार क्या होता है, जो आपके ये कर्जन साहब हैं इनको बुलाया जाता है। इनकी अच्छी खासी इनको बुलाया जाता है। ये किस पर आते हैं? आपके हाथी पर चढ़कर आते हैं। इनके लिए, इनकी वाइफ के लिए सोने के सिंहासन से बनाए जाते हैं। खूब सारे राजा महाराजा आते हैं अलग अलग जगह से और उन्हें क्या दिया जाता है? वो होता नहीं पत्र, वो दिया जाता है इस बात का कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग शासन के प्रति बहुत ज्यादा वफादार हैं। इस बात का पत्र सौंपा गया था। हर चीज में कर्जन को पहला और उनके भाई को दूसरा स्थान दिया गया। अब उनके भाई भाभी भी आए थे और उनके भाई भाभी को चांदी वाला सिंहासन दिया गया। देश के रईसों ने सबसे पहले उन्हीं को सलाम किया, उसके बाद बादशाह को। जो उस समय भारत के बादशाह थे उन्हें बाद में सलाम किया जाता था। सलाम पहले किसे किया जाता था? लॉर्ड कर्जन को। कर्जन धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उन सभी धीरता गंभीरता का कर्जन ने बेकानूनी कानून पास कराकर दिवाला निकाल दिया। इस देश में
सभी राजा महाराजा उनके कहने पर एक बार में ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे। कर्जन के लिए राजाओं को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, ना ही छोटे इंसानों को बड़ा पदाधिकारी बना देना। कर्जन के ही इशारे पर पूरे देश की शिक्षा, स्वाधीनता सभी समाप्त हो गई। आगे लिखते हैं, कर्जन के करने पर ही क्या हुआ? कर्जन के ही करने पर ही शिक्षा, स्वाधीनता पूरे देश की, पूरे भारत की समाप्त हो गई। आगे लेखक लॉर्ड कर्जन के बारे में कहता है कि वे क्या करने आए थे, क्या करके चले गए। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई आप करने क्या आए थे। कह तो ये रहे थे ना कि भारत में इतना काम करके जाएंगे कि मेरे बाद आने वालों को काम ही नहीं करना पड़ेगा, और इतनी ज्यादा अशांति फैलाकर जाते हैं कि इसके बाद जितने लोग आए, भारतवासियों ने किसी पर भरोसा नहीं किया। क्या मनमाने तरीके से शासन चलाना और किसी प्रजा को ना सुनाना ये अच्छा शासन है? ऐसा एक भी काम ना होगा जिसमें कर्जन ने अपनी जिद छोड़कर किसी की भी सुनी हो। ऐसा एक मौका भी ना आया होगा जिसमें कर्जन ने प्रजा के अनुरोध, प्रार्थना सुनने के लिए उन्हें आसपास भी भटकने दिया हो। कर्जन के जिद ने प्रजा को तो पीड़ित किया ही, उससे स्वयं कर्जन भी अछूते ना रहे। वे खुद उसी जिद के शिकार हुए। भारत की प्रजा दुख और कष्ट की अपेक्षा परिणाम पर अधिक ध्यान देती है, क्योंकि भारतवासी जानते हैं कि संसार में सभी चीजों का अंत होता है। दुख का समय भी एक न एक दिन तो निकल ही जाएगा। इसी कारण वे सारे दुख सहन कर जाते रहते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि कर्जन यहाँ के शिक्षित लोगों को भरे आंख देख नहीं पाते थे। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम उनके मुंह से कभी कभी निकल भी जाया करता था। लेखक कहते हैं, कर्जन से यह उम्मीद तक नहीं की जा सकती थी कि वे जाते जाते अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हो, और देशवासियों के लिए यह आशा करें कि उनके जाने के बाद यहाँ की सुख समृद्धि वापस आ जाए, देश अपने प्राचीन गौरव को वापस प्राप्त कर सके। उनका कहना है कि इतनी उदारता लॉर्ड कर्जन में कभी आ ही नहीं सकती। विदाई संभाषण पाठ के लेखक। अब यहाँ से आपकी प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। अंत वहीं पर समाप्त हो जाता है कि हाँ ठीक है, कर्जन साहब चले गए, भारतवासी बड़े दुखी हैं, लेकिन हमें असलियत तो पता ही है कि लेखक के कहने का मतलब क्या है कि भाई भले ही आप जा रहे हैं, लेकिन जो आप दुख देकर गए हैं उसे नहीं भुलाया जा सकता। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? लेखक याद है? बाल कृष्ण गुप्त हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, बाल किशन गुप्त हैं, बाल गोपाल गुप्त हैं। ध्यान दीजिएगा, बाल कृष्ण गुप्त तो नहीं, लेकिन बाल कृष्ण भट्ट नाम के भी आपके एक साहित्यकार हैं। अब बाल कृष्ण भट्ट किस समय के हैं? अगर याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि भारतेंदु युग के हैं या द्विवेदी युग के हैं। बाल मुकुंद गुप्त से क्या समझते हैं? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं आपके इस पाठ के लेखक। किसके लेखक? विदाई संभाषण अर्थात क्या? शिव शंभू के चिट्टे। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब होता है? जन्म के लिए बताया गया था ना कि बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था इस समय। कब? 1862, 1863, 1864 या 1865? 64-65 में कंफ्यूजन होगी, बाकी भाई इतना तो क्लियर होगा कि 62 और 63 नहीं है। ठीक है, चलें देखें और बताएं भाई आपके चले अब देखें और बताएं कि बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब होता है। अच्छा, बाल मुकुंद गुप्त और आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी 1 साल का अंतर है, तो काफी बार कंफ्यूजन होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कब कब जन्म होता है? बस उनकी कोई रचना नहीं लगी है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी एमपीडी नाम से आप लोग जानते हैं इनको। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब होता है? 1864। और बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब माना जाता है? 1865 ईस्वी। मृत्यु कब मानी जाती है? इनकी मृत्यु होती है 1907 ईस्वी में। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो जन्म होता है मटियानी में। ठीक है, मटियानी कहाँ पर है? आपका हरियाणा में। सीधे सीधे कहें तो रेवाड़ी हरियाणा, अगर आप लोगों ने सुना होगा। गुड़ियानी, रेवाड़ी हरियाणा में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न देखें। अरे भाई ये तो बढ़िया चीटिंग थी। गुड़ियानी में इनका जन्म होता है। पीछे आप लोगों को बताया था बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, फिर भी याद रख लीजिएगा। गुड़गांव लिखा है, गुड़ियाना, गुड़ियानी, गुड़मंडी। तो भाई गुड़ियानी में जन्म हुआ था। क्या बताया था? गुड़ियानी है कहाँ पर? रेवाड़ी। लिख लीजिए, थोड़ा बहुत याद रहेगा तो काम चल जाएगा। हरियाणा। सीधे सीधे जरूरी नहीं इतना डिटेल में जाकर प्रश्न पूछे, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से रचनाकार का जन्म कब हुआ है। क्या पता कभी कभी मिलान में ही पूछ ले। एग्जामिनर का दिमाग कहाँ तक जाता है कौन जाने। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय क्या थे? पत्रकार थे, अध्यापक थे, व्यवसायी थे या क्रांतिकारी थे? अब यहाँ पर कहीं साहित्यकार तो लिखा ही नहीं है, ना ही निबंधकार लिखा है, ना ही कहानीकार लिखा है, तो हम क्या माने? बाल मुकुंद गुप्त जी क्या थे भाई? पत्रकार थे। ठीक है,
वो पत्रकार थे और इसीलिए अलग अलग किस्म की रचनाएं, जब आप ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है आपका कोई साहित्यकार, जैसे कि ये निबंध रचना कर रहे हैं तो हम निबंधकार अगर इन्हें कहते हैं, तो कोई निबंधकार सिर्फ निबंधकार हो, उसमें अलग अलग गुण हो सकते हैं, वो अलग अलग काम भी कर सकता है। तो आपके बाल मुकुंद गुप्त जी पत्रकार भी थे। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ था? पीछे ही बताया था ना कि जन्म कब होता है? 1865 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? गुड़ियानी रेवाड़ी में। मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है 1907 ईस्वी में। आप इस देश से अलग होते हैं का मतलब क्या निकल रहा था? यहाँ से निलंबित किए जाते हैं, यहाँ से भगाए जाते हैं, यहाँ से त्याग पाते हैं, यहाँ से निष्कासित किए जाते हैं। तो आप इस देश से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है, यहाँ से भगाए जाते हैं। आप यहाँ से भगाए जा रहे हैं, मतलब है कि आप यहाँ से अलग होते हैं। बहुत इज्जत से कहा जा रहा है यहाँ, ठीक है निकलिए, अब मत आइएगा, क्योंकि जितना आपने कर दिया बहुत बुरा था, इससे बुरा तो अब हम क्या ही उम्मीद करें। लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कोई कौन सी शक्ति थी? अच्छा, ये बात शायद हमने पीछे जो सारांश पढ़ा वहां पर नहीं मिली, लेकिन जब आप पूरा गद्य पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा। लेखक क्या कहते हुए चलते हैं कि लॉर्ड कर्जन के बीच और भारतवासियों के बीच ना कोई तीसरी शक्ति काम करती है, जो क्या करती है? भारतवासियों को थोड़ा बहुत बचा कर रख रही है। लेकिन जिस हिसाब से कर्जन जी का हाल है, ये तो चाहते ही है कि हम एक ही 2 दिन में मर जाएं, और इनका जो शासन है वो तो चलता ही रहे सुचारू रूप से। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए थे? कितनी बार आने का क्या मतलब है कि उनका शासन कितनी बार था और कितनी बार वो आए हुए थे? तो भाई 2 बार आए थे, ठीक है। पहली बार वाला वर्णन कम, लेकिन दूसरी बार वाला वर्णन थोड़ा ज्यादा प्रचलित है। और दूसरी बार वाला वर्णन क्यों प्रचलित है? क्योंकि दूसरी बार आकर बंबई में उतरते हैं और उसके बाद तो बहुत भयानक वाली तानाशाही चलाते हैं। बिछड़ने के समय वैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? अब क्योंकि भाई आपके बाल मुकुंद गुप्त जी कर रहे हैं व्यंग, तो वो क्या कहकर चलते हैं कि भाई सुनिए, क्योंकि आप बिछड़ रहे हैं तो हम लोग बहुत दुखी हैं, भारतवासी आपके बिछड़ने को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं, और क्योंकि हम लोग दुखी हैं तो कौन से रस का आविर्भाव हो रहा है? शांत रस का। अब क्योंकि आप चले जाएंगे तो भाई हमको याद भी नहीं रहेगा आप क्या क्या करके गए, तो हाँ, धीरे धीरे जनता आपके किए गए कर्मों को भूल सी जाएगी। लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आए थे तो कहाँ उतरे थे? याद है, पीछे भी सारांश में बताया गया था कि लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आए तो बंबई में उतरे थे। लॉर्ड कर्जन इस देश में क्या फैलाना चाहते थे? याद है, क्या फैलाने के लिए आए थे? भाई अशांति फैलाना चाहते थे। घुमा फिरा कर वो भले ही कह रहे थे कि हम भारत की तरक्की करवाएंगे, लेकिन जब फैलाने वाली बात आती है तो आनंद उत्साह प्रेम नहीं, वो अशांति फैलाने के लिए आए थे भारत में। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया था? ये पीछे वर्णन नहीं मिला, लेकिन फिर इसके लिए अगर थोड़ा सा गद्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, गद्य आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ाया गया है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी वाली क्लास देखकर जाकर देख लेंगे, मिल जाएगा वहां पर। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसकी भांति नचाया था? तो पानी की बूंदों की भांति। यह है आपका गर्म सा तवा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके नीचे आग जल रही है और इस पर अगर आप पानी की बूंदें डालते हैं ना, तो पानी की बूंदें नाचने सी लगती है। बचपन में ये वाला काम तो किया ही होगा। तो लॉर्ड कर्जन ने भी भारतवासियों को उसी हिसाब से नचाया था कि हाँ, तवा है, उस पर पानी की बूंदों जैसा। लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किसकी बनी हुई थी? याद है, दिल्ली दरबार में। लिख भी लीजिए कहाँ का वर्णन हो रहा है, तो भाई दिल्ली दरबार का वर्णन हो रहा है। दिल्ली में तो दरबार लगा हुआ था, जहां पर अलग अलग राजा महाराजा आए हुए थे, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेश से। तो लॉर्ड कर्जन उनकी लेडी की कुर्सी किसकी बनी हुई थी? भाई सोने की कुर्सी बनी थी दोनों की। और वहीं उनके भाई और भाभी की कुर्सी किसकी बनी हुई थी? चांदी की। जुलूस में लॉर्ड किस पर सवार थे? याद है, हाथी पर सवार थे। इसमें अपने मन का कुछ मत लगा दीजिएगा, किस पर सवार होकर आए थे? हाथी पर सवार होकर। लॉर्ड ने किस लाट के मुकाबले पटखनी खाई थी? अच्छा, इसका वर्णन भी पीछे नहीं किया गया था। लॉर्ड के बारे में कहा जाता है वो किस लाट के मुकाबले पटखनी खा रहे थे, तो आगे आपको वर्णन मिलेगा नादिर शाह का भी, कि नादिर शाह भी क्या करता था? तानाशाही करके रखता था भारत पर, और उसी हिसाब से वही हाल एकदम आपका भी था। तो लॉर्ड साहब ने कैसे मुकाबले में पटकनी खाई? तो भाई जंगी मुकाबले में, जंग वाले मुकाबले में पटकनी खाई थी। कितने करोड़ प्रजा के कहने पर लॉर्ड ने ध्यान न देकर बंग विच्छेद से क्या अभिप्राय है? बंगाल का विच्छेद, ठीक है। अब बंगाल विच्छेद करवाने के पीछे भी किसका हाथ था? तो इन्हीं लॉर्ड कर्जन का हाथ था। और कितने करोड़ लोगों के इतनी ज्यादा मिन्नतें करने पर भी इन्होंने बंगाल विभाजन करवा दिया, 8 करोड़ जनता, ठीक है।
8 करोड़ प्रजाति, सब भाई रो गिड़गिड़ा रहे थे। और एक बात होती है ना कि ठीक है, भारत के अलग अलग हिस्से हुए, बाद में खूब सारे हिस्से हुए। अब आपका क्या है, पाकिस्तान भी बना, भारत पहले पाकिस्तान और आपका बंगाल सब एक ही जगह था। लेकिन फिर भाई भारत से ही आपका पश्चिम बंगाल निकलता है, भारत से ही आपका बंगाल निकलता है, माफ करेंगे, बांग्लादेश निकलता है। क्या किया था इन्होंने, बंग विच्छेद किया था। अब बंगाल से ही बांग्लादेश अलग किया, बंगाल वाले एरिया के हिसाब से। अब पंजाब के ऊपरी हिस्से से इन्होंने क्या हटाया, इन्होंने पाकिस्तान को अलग किया। अब घुमा फिरा कर भले ही 1905 में और 1947 में जमीन आसमान का अंतर हो, लेकिन फिर भी सोच कर देखिए कि किया कराया किसका था, तो इन्हीं का ही। शुरुआत किसके हाथों हुई थी, ये मानकर चलते हैं। जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वह क्या कहलाता है, सूत्रधार कहलाता है। अब ये क्या थे, सूत्रधार थे, भारत का सूत्रधार होने का काम कर रहे थे। इसीलिए इनको ये था कि सारा निर्णय हम लेंगे और जितना भी भलाई बुराई वाला काम रहेगा सब हमें करना है। तो उसमें भलाई तो नहीं, लेकिन बुराई खूब सारी करके गए। लॉर्ड की जिद किससे भी बढ़कर थी, नादिर शाह से भी बढ़कर। यही कहा था ना कि बार बार इनकी तुलना नादिर शाह से की जाती है, लॉर्ड कर्जन की तुलना शिव शंभू के चिट्ठे में। तो ये मत भूलिएगा, हो सकता है हो सकता है कभी पूछ ले कि हाँ भाई किससे बार बार तुलना हो रही थी। दिल्ली में कत्लेआम किसने मचाया था, दिल्ली में तानाशाही किसने मचा रखी थी, लॉर्ड कर्जन से पहले, काफी पहले नादिर शाह ने मचा कर रखी हुई थी। और उन्हीं के कदमों पर ही चलते हैं आपके लॉर्ड कर्जन भी। जार शब्द किस देश के तानाशाह के लिए प्रयोग होता है, अच्छा ये काफी बार इधर उधर पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान दें। जार शब्द कहाँ के शासक के लिए पूछा गया है, तानाशाह के लिए पूछा गया है, रूसी तानाशाह के लिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे ठीक कर लीजिएगा। चलें, अब भाई आपकी रचना कंप्लीट, कौन सी वाली, अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो वापस कमेंट कर दीजिएगा। भाई थोड़ा और सही से पढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। बाकी 1 महीना है घुमा फिरा कर आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो कोशिश है थोड़ा स्पीड में चलें। तो अब आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका, कल वाली विधाएं सारी की सारी आपकी पूरी ही हैं। अब आप पढ़ चुके हैं बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे वाला अंश, अर्थात क्या भाई विदाई संभाषण। अब हम पढ़ेंगे गलता लोहा, किसकी लिखी हुई है, शेखर जोशी की। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, अब ये है आपकी कहानी, शेखर जोशी की कहानी है गलता लोहा। मुख्य पात्र कौन है, मोहन। मोहन का ही एक और मित्र है जिसका नाम है धनराम भी। और यहाँ पर 2 पात्रों का और जिक्र होता है। सबसे पहले मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी का भी नाम मिलता है, लेकिन मोहन के पिताजी के साथ साथ एक और नाम मिलता है, मास्टर त्रिलोक सिंह, याद है ना, तो उन्हें भी मत भूलेगा, मास्टर त्रिलोक सिंह। अब ये पात्र थोड़े महत्वपूर्ण हैं। मोहन कौन है, जो कहानी का मुख्य पात्र है। मोहन भाई एक बड़ा ही मेधावी सा बच्चा है। अच्छा, अपने विद्यालय वाला समय याद कीजिए, वैसा सा बच्चा है मोहन। आपकी क्लास का कोई टॉप सा बच्चा रहता होगा, टॉपर सा बच्चा रहता होगा, हो सकता है आप ही हो, तो भाई वो था मोहन। अब मोहन के साथ क्या होता है, मोहन शुरुआत से पढ़ने में था बड़ा अच्छा। मोहन के पिताजी वंशीधर भी क्या है, सब पंडित है, मोहन भी पंडित है, वंशीधर भी पंडित है। वंशीधर चाहते हैं क्योंकि भाई पंडिताई में कुछ खास पैसे वैसे नहीं मिलते, तो मोहन को पढ़ा लिखा कर अच्छा खासा बाबू बनाए, अच्छी खासी नौकरी लगे मोहन की। अब मोहन के साथ क्या दिक्कतें होती हैं, मोहन पढ़ने में बड़ा अच्छा है। मोहन के मास्टर जो कि है मास्टर त्रिलोक सिंह, वो भी मोहन को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। और मास्टर का कहना भी है कि मेरी क्लास से कोई कुछ बड़ा अच्छा काम करके निकलेगा तो वो मोहन ही है। लेकिन अब बात क्या आती है, अब मोहन के घर में और विद्यालय में है बहुत ज़्यादा दूरी। भाई बीच बीच में तो क्या बात आती है, भाई मोहन को नदी पार करके जाना होता है अच्छे खासे बरसात के मौसम में पढ़ने के लिए। अब थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन जब और उच्च शिक्षा के लिए जाना होता है तो दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है, वहां के लिए और लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो अब क्या होता है, अब मोहन के पिताजी वंशीधर सोचते हैं कि उन्हें अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया जाए। वो रिश्तेदार भी एकदम राजी हो जाता है कि हाँ ठीक है, अपने बेटे को भेज दो, शहर में मैं उसका एडमिशन करवा दूंगा। लखनऊ लेकर जाते हैं, एडमिशन नहीं करवाते। अब क्या करते हैं, घुमा फिरा कर अब उनकी जो पत्नी है, उनके अड़ोस पड़ोस की उनकी पत्नियां, या मतलब सीधे सीधे कहें तो उनके पड़ोसी की पत्नियां, जितने भी लोग हैं सब भाई हाँ मोहन ये ले आओ, मोहन ये ले आओ, मोहन ये ले आओ। तो मोहन घुमा फिरा कर अब नाते रिश्तेदार भी नहीं, मोहन नौकर बनकर रह जाता है। अब भाई 1-1.5 साल बीतता है, मोहन को घर भी नहीं भेजते हैं। अब घुमा फिरा कर जब एक बार मोहन घर जाता है तब क्या पता चलता है कि हाँ भाई मोहन की तो पढ़ाई ही नहीं शुरू हो पाई। अब बहुत ज़्यादा जोर डालने पर वो मोहन को कहाँ भर्ती करवाते हैं, 8वीं तक की क्लास इधर उधर करके मोहन की पूरी होती है। उसके बाद वो मोहन को भर्ती करा देते हैं सीखने सिखाने वाली कक्षा में, आगे जिक्र मिलेगा।
इतना सब होने के बाद घुमा फिरा कर अंततः मोहन को वापस गांव लौट कर आना पड़ता है। और जब आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, लेकिन फिर क्या है, आपको कंडीशन वैसी नहीं मिलती, परिस्थितियां वैसी नहीं मिलती, तो आप आगे क्या होंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही हालत बेचारे मोहन के साथ होती है। अच्छा, अब इसमें धनराम कहाँ आता है? धनराम मोहन के क्लास का ही छात्र था, सीधे सीधे कहें तो भाई सहपाठी था, मित्र भी था। अब धनराम किस जाति से है? तो धनराम है भाई लोहार। धनराम के पिताजी भी लोहार हैं। धनराम पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, तो भाई मास्टर त्रिलोकी से भी बड़ा मारते पीटते हैं। और आपके मोहन ने बहुत बार बचाया है किसे? धनराम को। जब मोहन वापस गांव आ जाता है, दोनों लोग बड़े हो चुके हैं, तो मोहन एक बार, शुरुआती कहानी कहाँ से होती है, मोहन एक बार जाता है अपनी दराती को थोड़ा सा, दराती की धार थोड़ी अच्छी करवाने के लिए धनराम के पास। अब धनराम के पास गया, वहां बैठा, दोनों बातचीत करते हैं, पुरानी बातें याद आती है, पूरी कहानी खुलती है। अब क्या धीरे धीरे पता चलता है, मोहन जब काम सीखने गया था तो पता है उसने क्या सीखा था? लोहा बनाने वाली कंपनी में काम किया था, लोहों को कैसे मोल्ड किया जाता है, कैसे गढ़ा जाता है, ये सब काम किया था। अब धीरे धीरे अंततः कहानी का अंत कहाँ होता है? अब क्योंकि भाई धनराम में मोहन में बचपन में तो दोस्ती थी, लेकिन क्योंकि मोहन पंडित है, धनराम है लोहार, तो दोनों की स्थितियों में अंतर है। और मोहन वहां जाकर बैठ तो गया, लेकिन धनराम खुद ये सोच रहा होता है कि मैं बैठने को पूछूं भी या नहीं, क्योंकि बैठने को, यहाँ पर बैठने को पूछना मोहन को बहुत बड़ी भारी बेइज्जती मानी जाएगी कि हाँ आपने बैठने को कैसे कह दिया हमें, काम करवाओ निकल लो, समझ में आता है। लेकिन मोहन खुद वहां बैठता है, मोहन बातचीत भी करता है, और अंततः भाई धनराम कुछ काम कर रहा होता है, लोहे को थोड़ा मोड़ रहा होता है, और वो काम जब नहीं हो पाता किससे? धनराम से, तो मोहन उस काम को करता है और बड़े अच्छे से करता है, होता नहीं जिसपे क्षमता रहती है, इस व्यक्ति के हिसाब से करता है। अब अंततः कहानी का अंत इसी पर ही होता है कि लोहा क्या है, अब लोहा थोड़ा गल रहा है। चले, गलता लोहा, लेखक कौन है? लेखक है आपके शेखर जोशी। सारांश देख लेंगे। शेखर जोशी की कहानी है, कहानी कला की एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा, बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविकता, अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। भाषा भी इनकी एकदम सरल है, कहानी पढ़ेंगे ना बड़ा अच्छा लगेगा, कितनी सरल सी भाषा वाली कहानी। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक, जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है, ब्राह्मण युवक किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातिगत या जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। यही अंत है, ये जो आपकी कहानी थी, कहानी का अंत यहीं पर ही हो जाता है कि लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। कहानी की शुरुआत में मोहन अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से निकलता है। अपने पिता वंशीधर पुरोहिताई का काम करके परिवार का पेट भरते हैं, लेकिन अब वो इतने वृद्ध हो चुके हैं कि उनके बूते का काम कोई नहीं था। मोहन ने अपने पिता का भार हल्का करने के लिए खेती का काम संभाल लिया। रास्ते में वह अपने हंसुए की धार तेज कराने शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गया। वहीं वह अपने बचपन के मित्र धनराम से मिला। अब धनराम से उसकी धनराम से मिला कर लीजिए। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। जहां मोहन पढ़ने में तेज था, धनराम पढ़ने में थोड़ा मंदबुद्धि था। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह एक मेधावी छात्र था। इसके विपरीत धनराम को पाठ न याद करने के कारण हमेशा मार पड़ती थी। जाति का लोहार होने के कारण उसे मास्टर के व्यंग्यों का भी सामना करना पड़ता था। इन सब के बावजूद धनराम ने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। उसने अपने पिता से लोहा गिरी का काम सीख रखा था और उनके गुजरने के बाद यही व्यवसाय अपना लिया था। क्योंकि मोहन पढ़ने में तेज था, इसलिए उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। वहां उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। काम की तलाश में उसने कई कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसके पिता पंडित वंशीधर को बहुत आशा थी कि शहर में वह बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। मोहन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव वापस आने के बाद उसने खेती का काम संभाल लिया। वहीं वह अपने मित्र धनराम के ऑफर में जब उसे लोहा मोड़ते हुए गौर से देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी थी।
अब चमक क्यों थी? जो काम सीखा था ना, फिर वही मोहन ने क्या काम सीखा था? लोहे की फैक्ट्री में काम सीखा था, तो लोहे के काम से बड़ा प्रचलित था, बड़ा परिचित था। और जब आप किसी काम से बहुत ज्यादा परिचित हो जाते हैं और किसी काम को बहुत प्रेम से करने लगते हैं, तो जरूरी नहीं हमेशा किसी को पढ़ाई ही अच्छी लगेगी। हो सकता है आप कोई काम करना शुरू करते हैं, कपड़े सिलना शुरू करते हैं, लोहे को मोड़ना शुरू करते हैं, लोहे को ढालना शुरू करते हैं, वही काम आपको अच्छा लगने लगे। वही बात होती है मोहन के साथ। धनराम के ऐसा ना कर पाने पर वह बहुत ही फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ लोहे को मोड़ने में सफल हो गया। इस प्रकार कहानी के अंत में मोहन जातिगत पारंपरिक व्यवसाय की सोच से मुक्त होकर अपनी कारीगरी और कार्यकौशल को सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। अब भाई यहाँ पर आपकी कहानी खत्म हो जाती है। सबके समक्ष प्रस्तुत करने से ये मतलब नहीं है कि सारे लोग आते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई मोहन काम कर रहा है, ऐसा नहीं था। क्या चल रहा था वहां पर? मोहन के मन में ही दुविधा चल रही थी। यहाँ तक कि जो आपके पात्र हैं धनराम, इनके मन में भी थोड़ी बहुत दुविधा चल रही थी कि बताइए मोहन का यहाँ क्या काम? मोहन को भेज दिया होता या मोहन ने किसी के हाथों भेज दिया होता तो भी हम धार तेज कर देते। लेकिन बात आ जाती है कि किसी के अंदर क्या है, किसी के अंदर गुण है, क्षमता है, कला है किसी काम को करने की, जिसे वो बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन समाज बांध देता है कि आप पंडित है पुरोहिताई करेंगे, ब्राह्मण है पुरोहिताई करेंगे, अगर आप लोहार हैं तो सिर्फ लोहे का काम करेंगे। तो बातें बंध जाती हैं, क्योंकि भाई मोहन भले ही पुरोहित है लेकिन किसके काम में अच्छा है? लोहार वाले काम में बड़ा अच्छा है। तो अंततः क्या होता है, उसे इतना समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं इस काम में बड़ा अच्छा हूँ और इस काम में मेरा मन लगता है, तो हाँ शायद यहाँ से लोहा गल रहा है और यहाँ से मुझे अपने जीवन को किसी और रास्ते पर लेकर जाना चाहिए। अब थोड़ा लेखक का परिचय देख लेंगे। लेखक का नाम क्या है? शेखर जोशी। जन्म कब होता है? 1932, अल्मोड़ा उत्तरांचल में। ठीक है। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कोसी का घटवार, आप लोगों ने शायद सुना होगा, वैसे हिंदी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। ये भी बहुत अच्छी सी रचना है, बहुत अच्छी कहानी है, थोड़ी सी प्रेम कहानी है। अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रेम कहानी का कितना अच्छा रूप प्रदर्शित करती है कोसी का घटवार। साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, और कहानी संग्रह में है एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह है। इन्हें पहल सम्मान प्रदान किया गया था। कौन सा सम्मान मिला था? हिंदी साहित्य का बहुत ही फेमस सम्मान है पहल सम्मान। पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। इस समय कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। अब इस नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? 1960वें दशक से। ठीक है। और इसी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक में किसका नाम आता है? कहानी आंदोलन के, ध्यान दीजिएगा, नई कविता आंदोलन से कंफ्यूज ना हो। नई कविता अलग है, नई कहानी अलग है। नई कहानी आंदोलन में ही कौन आते हैं? आपके शेखर जोशी। इसमें बड़े प्रसिद्ध ही कहानीकार थे। इस आंदोलन के बीच उभरती हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत साज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ने और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी भाषा में भी अनुदित हो चुकी हैं। जब डिटेल में हमने ये कहानी पढ़ी थी तब भी आपको ये बात हमने समझाई थी। चले, गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? याद है? शेखर जोशी। शेखर सुमन नहीं भाई, वो तो क्या है, कंपोजर है शायद। शेखर जोशी लेखक है किसके? गलता लोहा के। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? याद है? शेखर जोशी का जन्म कब माना जाता है? 1932 ईस्वी में। हुआ कहाँ था? अल्मोड़ा उत्तरांचल। शेखर जोशी को कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री सम्मान, पहल सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान या फिर प्रकर सम्मान? तो पहल सम्मान हिंदी साहित्य का फेमस सम्मान है। पहल सम्मान ये मिला है शेखर जोशी जी को। सम्मान कौन कौन से मिले हैं लेखकों को, थोड़ा ध्यान दीजिए। धनराम को मास्टर जी की किस चीज से डर लगता था? गाय से, जाट से, ये तो अलग अलग चीजें लगी हुई, यहाँ पर डांट कर लेंगे। गाय से, डांट से, छड़ी से या घोड़े से? छड़ी से या फिर घोड़े से, किससे डर लगता था? तो धनराम को ना मास्टर जी की छड़ी से सबसे ज्यादा डर लगता था कि हाँ मास्टर जी रोज नई नई छड़ी लेकर आते हैं और मारते मारते इतना ज्यादा मारते थे कि छड़ी टूट जाए। तो जिसको मारने में छड़ी टूटी है ना, उसी से ही नई छड़ी भी खुजवाते थे। और अगर नई छड़ी नहीं मिल रही हो तो क्या करते थे, जिसको मारना है उसी को कहते थे कि जाओ और नई छड़ी लेकर आओ। अगर छड़ी मारने में सट सट आवाज नहीं करती तो और मारते थे। ऐसे थे आपके मास्टर त्रिलोक सिंह। मास्टर त्रिलोक सिंह का
चेतना शिष्य कौन था, चहेता शिष्य कौन था? तो याद है, सोहन, रोहन, जोहन या मोहन? तो मास्टर त्रिलोकी सिंह जी का सबसे चहेता शिष्य था मोहन। और मास्टर त्रिलोकी सिंह कहते भी क्या है, मैं मानता हूँ या मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मोहन बड़ा होकर बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन अब पिताजी क्या मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसे पढ़ने के लिए आगे भेज देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी बनेगा मतलब खूब धन कमाएगा। लेकिन बात थोड़ी सी उल्टी हो जाती है, वो बाहर तो जाता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। धनराम में किस कक्षा तक विद्यालय का मुंह देखा था? अब धनराम की बात कर रहे हैं, मोहन की नहीं। तो धनराम सिर्फ तीसरी कक्षा तक पढ़ पाया था। उसके बाद पिता का देहांत हो जाने के कारण धनराम को जो पारिवारिक व्यवसाय था लुहारी का, वो काम करना पड़ता है। वंशीधर ने मोहन को पढ़ाने के लिए लखनऊ किसके साथ भेजा था? अब वंशीधर जी जो मोहन के पिताजी थे, वो क्या करते हैं, मोहन को पढ़ाने के लिए ना अपने रिश्तेदार के साथ भेज देते हैं लखनऊ। लेकिन रमेश भैया क्या करते हैं, रमेश जी के साथ भेजा था, वो एक हिसाब से नौकर बना कर रख देते हैं अपनी पत्नी का, अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों का, और उनका स्कूल में नाम भी नहीं लिखवाते। शुरुआत में जो नाम लिखा भी गया था उसके लिए भाई मोहन को पढ़ने का भी समय नहीं मिलता। और होता है ना, अगर आपने कभी स्कूल चेंज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा, एक स्कूल में क्या है, आप पढ़ने में हो सकता है बहुत अच्छे हों, लेकिन अचानक से अगर आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको माना जाता है कि हाँ पढ़ने में उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भाई अब आपका पूरा का पूरा माहौल बदला है, जो आप पढ़ रहे थे वो चीजें बदली हैं। तो एक जगह जहाँ आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरी जगह हो सकता है आप बेवकूफ मानी जाए। तो अलग अलग बातें। रमेश मोहन को क्या समझता था, भाई, नौकर, मित्र या फिर भतीजा? तो रमेश जी जो मोहन को लेकर गए थे ना, वो मोहन को एकदम नौकर समझते थे, और उसी हिसाब से भाई ट्रीटमेंट भी मिल रहा था। मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की थी या कहाँ तक पढ़ पाया था? तो घुमा फिरा कर 8वीं तक पढ़ पाया था मोहन। मोहन धनराम से पर मोहन धनराम से, यहाँ पर खालिस्तान होगा, मोहन धनराम से पर धार लगवाने गया। किस पर धार लगवाने गया? कैंची पर, चाकू पर, तलवार पर या हसुआ पर? हसुए पर धार लगवाने गया था मोहन धनराम से कि हाँ ठीक है, अपने पुराने सहपाठी से मिल भी लेंगे और भाई घास काटने के लिए जरूरत भी है, जो झाड़ झंकाट हुई थी उसे काटने के लिए। मोहन की आंखों में किसकी चमक थी? किसकी चमक उतर आई थी? जब लोहा ढल जाता है तो किसकी चमक आई थी? एक सर्जक की। सर्जक का क्या मतलब होता है? जो बहुत अच्छा सृजन करे, उसकी चमक आ गई थी मोहन की आंखों में। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया था? तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया था कि इसके बाद क्या ही पढ़ेगा, अब थोड़ी तकनीक सीख ले या फिर अब काम सीख ले। काम वाली पढ़ाई होती है ना, कि जिसमें आपको पढ़ाया कम, काम ज्यादा सिखाया जाता है, ताकि आगे जाकर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये होगा काम। चले, अब भाई आपकी रचना आ गई, रजनी। रजनी याद है? तो भाई सबकी हमें लगता है कि फेवरेट सी रचना होगी। क्यों? क्योंकि रजनी भाई है मनु भंडारी की रचना। और रजनी की विशेषता क्या थी? रजनी, ये सीधे सीधे तो हम कहें कहानी नहीं है, रजनी कौन सी विधा है? तो पटकथा विधा है। पटकथा आप लोग समझते हैं, स्क्रिप्ट आप लोगों को पता है। अगर आप लोग कोई सीरियल देख रहे हैं, अगर आप लोग कोई फिल्म देख रहे हैं, तो वहां पर एक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि भैया 4 लोग आए, उन्होंने कुछ कुछ बोला और सीरियल बन गया, 4 लोग आए, कुछ कुछ बोला, मूवीज बन गई। ऐसा थोड़ी, एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, एक पटकथा लिखी हुई होती है। उसी में ही पात्रों का वर्णन होता है कि कौन कौन सी पात्र होंगे, वो कौन कौन सी लाइन बोलेंगे, कब कब ठहराव होगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, सारी चीजें उस पटकथा में वर्णित होती है। तो रजनी एक सीरियल था जो कि आपका दूरदर्शन पर भी आता था, और रजनी की पटकथा लिखती थी मनु भंडारी। अब रजनी पटकथा का या रजनी सीरियल का सीधे सीधे कहें तो ये एक पार्ट है या फिर एक रूप है, एक कहानी मिल सकती है आपको रजनी सीरियल की इस पटकथा में। अब भाई यहाँ से पढ़ेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, बाकी अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा ना, तो सिर्फ इतना सा बता दिया जाए। कई बार आपने ध्यान दिया होगा, हो सकता है आपके स्कूल में कोई मास्टर रहा हो जो क्या कहता हो, मुझसे ट्यूशन ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ अंक काट दूंगा। हो सकता है सीधे सीधे कभी ना कहा हो सकता है गौण रूप से ऐसा कुछ कहा हो, कभी हो सकता है आपको कोई मास्टर मिला हो, आपके मित्रों को कोई ऐसा मास्टर मिला हो। वैसी ही कहानी है भाई। कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? रजनी जी। लेकिन कहानी में गौण पात्रों में आ जाती है लीला, और लीला का बेटा अमित। अमित शुरुआत से ही क्या है, शुरुआत में दिखाई तो नहीं देता, बस ये बात की जाती है कि अमित का आज रिजल्ट आएगा और अमित बहुत अच्छे अंक लेकर आएगा। अमित आता है एकदम रोते रोते, और पता चलता है कि भाई मैथ में अंक आए हैं कम, मैथ में 72 अंक आए हैं। क्यों 72 आए हैं? 100 में से 72 हमें तो लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वहां बात चलती है तो ये पता चलता है, अमित ने कहा कि मैंने भाई काम कितने का किया था, 90-92।
इतने ज़्यादा अंकों का काम किया था, लेकिन नंबर मेरे काटे गए। क्यों काटे गए? क्योंकि मैं मास्टर के पास नहीं गया था ट्यूशन। अब वो अपनी मम्मी पर झिड़क रहा है कि आपको कहा तो था ट्यूशन लगवा दो, आपने मेरा ट्यूशन नहीं लगवाया, इसीलिए इतना सब हुआ। रजनी ये सारी बातें देखती है और रजनी क्या करती है कि भाई ना ही अमित की गलती है, ना ही लीला की गलती है। गलती किसकी है? अध्यापक की गलती है। हेडमास्टर से जाती है, मिलती है रजनी, लेकिन हेडमास्टर कोई एक्शन नहीं लेता। फिर जाती है, अब वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर से मिलती है, वो भी कोई काम नहीं करते। तब एक पत्रकार से मिलती है, एक न्यूज़पेपर वाले एडिटर से मिलती है। वहाँ पर संपादक जी से जो जो बातें होती हैं, वहाँ पर थोड़ा सा कहानी में आता है मोड़। अब वो कहते हैं बिल्कुल आप जो कह रही हैं सही है, इसको लेकर कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और अंततः ये लोग क्या करते हैं, एक नया अभियान चलाते हैं। और अब जो ये प्राइवेट शिक्षा वाला धंधा था, यहाँ पर जो सीधे सीधे पैसे दे रही थी सरकार कि हाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे मौके दिए जाएंगे, वो मौके कम करके नई नई प्रणाली लाई जाती है। अच्छा, अंत में क्या क्या किया जाता है ये निर्णय थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी फिर रजनी का सारांश थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे रजनी से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी। चले देखते हैं। भाई रजनी पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ या धारावाहिक इसकी लेखिका कौन है? रजनी है। रजनी मनु भंडारी जी के द्वारा लिखित है। रजनी मनु भंडारी द्वारा लिखित एक पटकथा है जो पिछली सदी के 90वें दशक के एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। बसु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी। अब ये क्या आपको बताया गया था, ये जो कहानी है ये स्वतंत्र या मुकम्मल है। इसके अलावा भी रजनी से जुड़े हुए खूब सारे सीरियल या एपिसोड रहे होंगे, खूब सारे एपिसोड रहे होंगे उसी सीरियल के। हर कड़ी में एक जुझारू और इंसाफ प्रिय स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक और राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचती है। लेखिका पटकथा की शुरुआत लीला के घर से करती हुई बताती है। रजनी जो कि लीला की पड़ोसन है, लीला को साथ में बाजार चलने को कहती है, लेकिन लीला उसे कहती है कि उसके बेटे का आज रिजल्ट आने वाला है। यह सुनकर रजनी बहुत खुश होती है और रुक जाती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि अमित के अच्छे अंक आएंगे। रजनी लीला को कहती है कि तुम्हें अच्छी मिठाई खिलानी पड़ेगी। तब लीला बताती है कि उसने मिठाई पहले से ही मंगवा कर रखी है। मनु भंडारी, वो भी केसरिया रसमलाई। अच्छा, ये केसरिया रसमलाई का ना खूब सारा जिक्र मिलता है। बात थोड़ी छोटी सी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कौन सी मिठाई मंगवाई गई थी? केसरिया रसमलाई। क्योंकि रजनी बार बार कहती है कि मैं आई क्यों? क्योंकि मुझे केसर की खुशबू आ रही थी। लीला रजनी को बोलती है कि अमित जब तक तुम्हें भोग ना लगा दे हम खा सकते हैं क्या? आखिर रजनी आंटी हीरो है उसकी। रजनी कहती है कि अमित बहुत ही मेधावी छात्र है, देखना अमित आगे जाकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। अमित घर आता है और लीला उसे बधाई देने लगती है। अमित की आंखों में आंसू थे और एक हाथ में रिपोर्ट लिए घर आया। अमित कहता है यह लो मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैंने पहले ही कहा था मेरा मैथ्स का ट्यूशन लगवा दो, वरना रिजल्ट बिगड़ जाएगा। अब देखो वही हुआ। लीला पूछती है पर तूने तो सारे सवाल सही किए थे, यहाँ आकर भी पापा के सामने सारे सवाल किए थे। रिपोर्ट देखती है, सारे में मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन केवल मैथ्स में 72 अंक आए हैं। अमित गुस्से और दुख के साथ कहता है ट्यूशन ना करने से कभी मिले हैं किसी को अच्छे नंबर? सर तो बार बार कहते थे ट्यूशन कर लो वरना बाद में पछताना। लीला ने अमित को अंग्रेजी विषय का ट्यूशन लगा रखा था क्योंकि वह उसमें कमजोर था। वह दो विषयों का ट्यूशन लगाने में असमर्थ थी। अब क्या होता है, आप अपने माता पिता को भी देखेंगे, अगर आप छोटे रहे हो तो होता नहीं कि हाँ ठीक है इसका ट्यूशन लगवा दीजिए, यहाँ वाली क्लास में भेज दीजिए, डांस क्लास में भेज दीजिए। आप लोगों की या हम लोगों की खूब सारी फरमाइशें होती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तब पता चलता है ना कि हाँ ठीक है कंप्यूटर क्लास का यूज़ हुआ, लेकिन डांस क्लास शायद यूज़ हुआ शायद नहीं हुआ। जो भाई मैथ के लिए अलग ट्यूशन लिया था शायद यूज़ हुआ शायद यूज़ नहीं हुआ। तो भाई बहुत सारे खर्चे ऐसे थे जो बेफालतू में करवा दिए गए। रजनी अमित को रोने से रोकती है और पूछती है क्या तुम्हें याद है तुमने सारे पेपर अच्छे से बनाए थे? अमित बताता है कि वह सारा पेपर बहुत अच्छे से बनाया था, पर सर के पास ट्यूशन नहीं करने की वजह से उसे कम अंक दिया गया। रजनी अगले दिन अमित को लेकर स्कूल जाने की बात करती है और देखना चाहती है, उसका पेपर देखना चाहती है, जिससे पता चले कि किस बात के नंबर काटे गए हैं। अगले दिन रजनी हेडमास्टर के कमरे में पहुंचती है और अमित की मैथ्स की कॉपी दिखाने का अनुरोध करती है। तो हेडमास्टर जी कहते हैं सॉरी मैडम, हम ईयरली एग्जाम की कॉपी तो नहीं दिखाते। रजनी कहती है जानती हूँ, पर अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था और फिर भी उसके नंबर सिर्फ 72 ही आए हैं, इसलिए देखना चाहती हूँ कि गलती अमित की है या एग्जामिनर की। हेडमास्टर जी कहते हैं कि क्या मैडम, आपको बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। हर बच्चा तो यही कहता है कि उसने सब सही बनाया है या सही किया है, उसे अच्छे नंबर ही मिलेंगे। अगर हम इस तरह पेपर दिखाने लग जाएंगे तो यहाँ पेरेंट्स की भीड़ लगी रहेगी। रजनी कहती है कि आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख लें, उसने सभी में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। फिर भी हेडमास्टर कॉपी दिखाने को तैयार नहीं हुए।
रजनी कहती है कि यह कौन सा नियम है जहां बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। हेडमास्टर जी कहते हैं कि यह टीचर और स्टूडेंट का आपसी मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। रजनी कहती है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर कुछ करने वाला आदमी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात, जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, जो उसके पास ट्यूशन ना जाने पर उसके नंबर काट लेता है और आप कॉपियां ना दिखाने के नियम से सारे सार गुनाहगार ढक लेते हैं। हेडमास्टर जी चिल्लाकर चपरासी से उन्हें निकालने को कहते हैं। रजनी कहती है, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं, बाहर उन टीचर्स को कीजिए जिन्होंने आपके नाक के नीचे ट्यूशन का घिनौना रैकेट चला रखा है। रजनी घर आकर अपने पति को बताती है कि आज मास्टर साहब की बोलती बंद कर दी और कुछ जवाब तो उनके पास नहीं था, तो वो चिल्लाने लगी। रजनी का पति कहता है कि मास्टर लोग ट्यूशन चलाएं या धंधा, तुम्हें उससे परेशान होने की क्या जरूरत, तुमने सारी दुनिया का ठेका थोड़ी उठा रखा है। रजनी अपने पति पर गुस्सा होकर बोलती है, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे सहता जो है वह भी गुनहगार है। रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस उनसे मुलाकात करने पहुंचती है। वह उनके ऑफिस के बाहर बैठकर अंदर बुलाने का इंतजार करती है। साहब अंदर बैठकर समय व्यतीत कर रहे होते हैं, कब टाइम खत्म हो और वह कब घर जाएं। एक व्यक्ति के स्लिप के साथ 5 रुपए देने पर चपरासी उसे अंदर कमरे में भेज देता है। इससे रजनी गुस्सा हो जाती है। उस व्यक्ति के निकलने के बाद वह दंदनाती हुई अंदर चली जाती है। निर्देशक कहते हैं कि आपको स्लिप देकर अंदर आना चाहिए था ना। रजनी कहती है, आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और 2-3 दिन तक शायद अवश्य ही पड़ी रहे। रजनी कहती है, इसे छोड़िए, मैं आपके पास दूसरे काम से आई हूँ। रजनी कहती है कि जिन प्राइवेट स्कूलों को आप मान्यता दे देते हैं उन पर आपका कोई कंट्रोल भी होता है या नहीं। अब ध्यान दीजिए, कोई भी प्राइवेट स्कूल सीधे सीधे नहीं खोला जा सकता, उस प्राइवेट स्कूल को भी मान्यता प्राप्त करनी होती है। अगर कॉलेजों में देखे होंगे तो इसीलिए कॉलेज के लिए कहा जाता है ना कि हाँ ये कॉलेज, यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, ये कॉलेज इससे मान्यता प्राप्त है, इसके द्वारा ग्रेड दिया गया है इस कॉलेज को, तो थोड़ा ज्यादा भाव हो जाता है उस कॉलेज का या उस विद्यालय का। सभी टीचर स्कूलों में ट्यूशन का धंधा चला रहे हैं, इसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है। निर्देशक सहज भाव से कहते हैं कि इसमें धंधे की क्या बात, अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसके माँ बाप ही उसका ट्यूशन लगाते हैं, यह किसी की मजबूरी तो है नहीं। रजनी कहती है, अगर बच्चा होशियार हो, उसे बार बार ट्यूशन करने को कहा जाए, नहीं तो उसके नंबर काट दिए जाएंगे तब। निर्देशक कहते हैं कि तब तो हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए उस टीचर के खिलाफ। निर्देशक बताते हैं कि हमारे पास आज तक इसे लेकर कोई पेरेंट्स की शिकायत नहीं आई है, आप पहली महिला है, हो सकता है कि आखिरी भी हो। रजनी कहती है कि ठीक ही है, आपके पास शिकायत का ढेर लगाकर ही रहूंगी। अगले दृश्य में रजनी अखबार के संपादक के दफ्तर में जा पहुंचती है। संपादक कहता है कि आपने तो इसे आंदोलन का रूप दे रखा है, बहुत अच्छा किया, इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी तो नहीं। रजनी इसी तरह संपादक का साथ चाहती है ताकि इसी मुद्दे को वे और लगातार उठाते रहें। संपादक उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि अखबार वाले अपने साथ हैं। रजनी एक पेरेंट्स मीटिंग रखती है जिसमें वह मांग करती है कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्र को ट्यूशन ना दे, जिससे कि किसी के मार्क्स काटने की समस्या उत्पन्न ना हो। अगले दिन रजनी का पति अखबार पढ़ते हुए देखता है कि इनकी समस्याएं सुन ली गई हैं और लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। वे रजनी को चिल्लाते हुए बुलाते हैं। रजनी आकर पेपर में पढ़ती है और अत्यधिक प्रसन्न होती है और कहती है कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा अन्याय है जिसकी धज्जियां ना उड़ाई जा सके। यहीं पर आपकी ये पटकथा समाप्त हो जाती है। अब भाई जो अमित जी थे उनको वापस एडमिशन भी मिल जाता है, उनके नंबर भी फुल कर दिए जाते हैं, चीजें बदल भी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर अब क्या था, जिनके पास रजनी जी गई थी ना कि जिन स्कूलों को आप मान्यता देते हैं उन पर आपका कोई अधिकार होता है या नहीं, उसके बारे में भी प्रश्न होगा, आगे देखेंगे। रजनी ने किसे इशू उठाने के लिए कहा था, हेडमास्टर को, डायरेक्टर को, पति को या संपादक को। इशू उठाने के लिए संपादक को कहा था रजनी ने, क्योंकि और कोई उनकी बात सुन नहीं रहा था। पति भी शुरुआत में गुस्सा ही करते हैं। पाठ किस विधा से संबंधित है, कहानी से, निकांकी से, एकांकी से या फिर पटकथा से। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पाठ था कौन सी विधा थी, पटकथा थी। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली में क्या ऑर्गेनाइज किया था, प्रदर्शनी, सेमिनार, नुक्कड़ नाटक या संगीत सम्मेलन। एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जहां पर खूब सारे बच्चे और उनके माता पिताजी आते हैं और सब यही बात करते हैं कि हाँ ठीक है, ये घटना हमारे साथ भी हुई है। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी। रजनी, शुरुआत कहाँ से होती है पटकथा की, कि रजनी कहती है कि हाँ भाई तुम्हारे घर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बाहर से केसर की सुगंध आ रही थी, तुम केसरिया रसमलाई लेकर आई होगी क्योंकि आज अमित का रिजल्ट आ रहा है। चपरासी रजनी को अंदर क्यों नहीं जाने देता, क्योंकि रुपए नहीं देने के कारण, रिश्वत नहीं दे रही होती, सीधे होता है ना कि जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं 10-5 रुपए दे देते हैं, ये तो बहुत पहले समय की बात हो गई। अब 500 से 1000 से नीचे तो कोई क्या ही सुनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को बंद होना ही चाहिए।
यह कथन किसका था? हेडमास्टर, डायरेक्टर, संपादक या रजनी के पति का? तो भाई संपादक जी का कथन था। संपादक के और रजनी के कथन में काफी बार समानता मिलती है, तो उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोर्ड प्राइवेट स्कूल को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता था? कितनी ग्रांट देता है? 90%। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। अमित किसका पुत्र है? अब कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई पटकथा का नाम था रजनी, तो अमित किसका बेटा होगा? रजनी का। ऐसा नहीं है, अमित किसका बेटा था? लीला का बेटा था। लीला पड़ोसन है रजनी की, और रजनी के अपने कोई बच्चे तो नहीं है, अभी नहीं है, हो सकता है भविष्य में हो, क्योंकि जब बात आती है पति की तो पति कहता भी है कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब देखना। तो रजनी कहती है जब मेरे बच्चे होंगे तब उनको भी यही समस्या आएगी, जरूरी थोड़ी है मैं तभी आवाज उठाऊं। अभी क्योंकि भाई अमित को भी मैं अपने बेटे जैसा मानती हूँ, तो उसकी समस्या है, मैं आवाज उठाऊंगी। कौन अन्याय का डटकर मुकाबला करने की बात करती है? शीला, रजनी, पाठक या फिर लीला? तो अन्याय का डटकर मुकाबला करने की बात कौन कर रहा होता है? भाई कहती है रजनी बार बार कि जो अन्याय हो रहा है उसका डटकर मुकाबला करना अच्छा है। बोर्ड ने मीटिंग के प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया था? अंततः पति आकर ये खबर सुनाता है कि ना, जो तुम लोगों ने प्रस्ताव रखा था वो ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। पाठ के अनुसार शिक्षा क्या बनती जा रही है? व्यवसाय बनती जा रही है। वर्तमान समय में भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा शिक्षा नहीं है भाई, धंधा बनता जा रहा है। लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? पढ़ाई करवाते हैं। अब इसमें पढ़ाई में भी ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो लगता है प्रभावी है। नहीं तो जो लोग कुछ पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए आपको देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि भाई उन्हीं के ही आप एक हिसाब से अनुयायी बनकर रह जाएं। अब आपका दिमाग ना विकसित हो, जो उनकी सोच है वही सोच आप पर थोप देंगे। रजनी और लीला को किसके प्रथम आने की संभावना थी? कि भाई अमित आएगा प्रथम, अमित के अच्छे अंक आएंगे। अमित स्कूल में कौन से स्थान पर आया था? कौन से स्थान पर आया था? पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, छठे पर, या किसी भी स्थान पर नहीं? देखें और कमेंट करें कि भाई अमित कौन से स्थान पर आया था। चले, यही है भाई अंतिम प्रश्न। और आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आज की पटकथा आप लोगों को कैसी लगी? रजनी पटकथा हमने कर ली, गलता लोहा कर लिया शेखर जोशी का। उससे पहले हम विदाई संभाषण कर चुके हैं बाल मुकुंद गुप्त जी का। तीनों ही रचनाएं आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताएं। और बाकी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तीनों रचनाएं, तो तीनों आपको डिटेल में भी पढ़ाई जा चुकी हैं, जहाँ पर कुछ भी गायब नहीं होगा। बर्तन वर्तन धो रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं ना, तो भी ईयरफोन लगाकर ये रचनाएं आप सुन सकते हैं। समझ में आ जाएगा कि इन रचनाओं के अंदर क्या है। अब जब एग्जाम में जाते हैं व्याकरण वाले प्रश्नों के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अगर रचनाएं आपने सही से पढ़ी हैं, आपने सारांश सही से पढ़ा है, उनसे जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी सही से की है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए रचनाएं आपको पूर्णतः करवाई जा रही। चले, अब भाई क्लास में मिलेंगे। कल वापस से 3 रचनाओं की क्लास होगी, तो उनके लिए तैयार होकर आए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।